डीएनए तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। हम सब जानते हैं कि सेल में डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स होते हैं। जीन एक जानकारी है। तो हमारे शरीर में अभी तक के जो एविडेंस है, हमारे पास लगभग 27,000 जानकारी जीन में मौजूद है। 27,000 इंफॉर्मेशन। और वो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए अलग अलग प्रोटीन बनाती हैं, अलग अलग तरह का बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरा करती हैं। ऐसे भी जीन्स होती हैं जो सेल को बढ़ने में मदद करती हैं, सेल को मरने में मदद करती हैं, सेल को बीमार होने से रोकती हैं, सेल को रिपेयरिंग के काम भी करती हैं। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह का जीन है, और ये सारे जीन्स एक इंसान को बनाता है। हम कितने बड़े होंगे, हमारे बॉडी स्किन आंखों के कलर्स क्या होंगे, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, हेमोग्लोबिन कैसा होगा, कोई जेनेटिक डिजीज होगा कि नहीं होगा, हमारे ब्रेन के फंक्शंस कैसे होंगे, हमारे हैबिट्स कैसे होंगे, मेरे पसंद नापसंद क्या होंगे, ये सारा इंफॉर्मेशन जीन में रहता है। यानी कि इंसान को वो जीन ही डिफाइन करता है, वो कैसा होगा, कैसा बनेगा, उसके पसंद नापसंद क्या होगी। और उसके साथ साथ हर एक सेल को संतुलन संतुलन तरीके से उसको ग्रो करना, उसका डिवाइड करना, उसका मेंटेनेंस करना, उसका रिपेयर करना, वो जीन का काम है। एग्जाम्पल, एक जीन को जवान रखने के लिए एक सेल को जवान रखने के लिए एक जीन होता है। वो जीन जब तक सेल में रहेगा, आपका सेल जवान रहेगा। उसके बाद एक और एंजाइम, एक और हार्मोन बनेगा जो बूढ़ा बनने का जीन को एक्टिवेट करेगा। तो एक सेल का सारे फंक्शंस, एक इंसान के बॉडी के सारे फंक्शंस जीन के द्वारा कंट्रोल होती हैं। कैंसर में तीन जीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जीन हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए में मौजूद होती है। यानी इतने अंदर में होती है जहां तक कोई भी चीज का पहुंचना बहुत आसान नहीं है। लेकिन आज के टाइम में जो हमारे एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूशन है, खाने में जो मिलावट है, ये सारी चीज आसानी से हमारे जीन में बदलाव लाते हैं। पहला जीन का काम है सेल का जो मल्टीप्लिकेशन होने का रफ्तार है, सेल का जो मल्टीप्लिकेशन होने का कैपेसिटी है, सेल जो अनकंट्रोल ग्रो हो सकती है, उस पर काबू रखता है एक ऑन्कोजीन। यानी ये आपके किसी भी सेल को हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देगा, एक टाइम पे उसको रोक देगा। यानी हमारे शरीर के पास ये कैपेसिटी है कि हम 5 फुट के इंसान है, ये आपको 15 फीट की साइज का भी बना सकता है, लेकिन वो जीन उसको कंट्रोल करके रखती है, इतना बड़ा होने नहीं देता। दूसरा जीन है जो ट्यूमर को रोकती है, ट्यूमर के बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरा जीन है जो डीएनए में अगर कोई डैमेज हुआ, कोई वेयर एंड टियर हुआ, कोई नुकसान पहुंचा, जैसे सनलाइट से हो सकता है, खाने में मौजूद पेस्टिसाइड से हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हो सकता है, फ्री रेडिकल से हो सकता है। इस तरह की बदलाव से जो हमारे डीएनए में चेंजेस आते हैं, उसको रोकने के लिए एक डीएनए रिपेयरिंग जीन होता है। ये तीनों जीन अगर कमजोर हो जाए तो आपके बॉडी की सेल अनकंट्रोल ग्रो करेगी, ट्यूमर को रोका नहीं जा सकता। और डीएनए में जो डैमेज हुआ है, डीएनए में डैमेज होने का मतलब एक डीएनए के पास जो सही जानकारी था, वो जानकारी गड़बड़ हो गया, तो अगला सेल गड़बड़ वाला बनेगा। तो कैंसर आज के टाइम में, हालांकि हम पहले कहते थे शराब पीने से, सिगरेट पीने से कैंसर होती है, लेकिन आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्मोक नहीं करते, अल्कोहल नहीं लेते, उनको भी कैंसर है। रीजन बिंग बैड लाइफस्टाइल, बैड फूड हैबिट्स। बहुत सारे स्टडीज में कहा गया प्लास्टिक हम इतना इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में। और गरम, आप जो डिस्पोजेबल प्लेट में गरम खाना खाते होंगे, उसके ऊपर में एक प्लास्टिक का कोटिंग होता है। जब ज्यादा गर्म होती है तो प्लास्टिक धीरे धीरे इवापोरेट होकर आपके खाने में मिक्स होती है, और वो प्लास्टिक जब आपके अंदर जाता है, ये माइक्रो प्लास्टिक कैंसर कर सकती है। खाने में मौजूद कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स, ये भी कैंसर कॉजिंग है। कुछ साल पहले आप सभी को पता है, एक बहुत मशहूर ब्रांड का एक नूडल्स जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट था, वो कैंसरस था, तो उसको बैन कर दिया गया। जो एस्बेस्टोस की इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो हमारे घर के हम छत पे डालते हैं ना, टीना,
एक एस्बेस्टोस आता है, उसके पाउडर भी कैंसर कर सकता है। एक बहुत मशहूर ब्रांड के बेबी पाउडर में, टैल्कम पाउडर में एस्बेस्टोस पाया गया था और उनको कैंसर भी हुआ था। सो हमारे आसपास में जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट्स है, जो पोल्यूशन है, वो कैंसर करने के लिए आज के टाइम में काफ़ी है। सो कैंसर का जानकारी ही कैंसर का बचाव हो सकता है। सो थोड़ा सा हम डिटेल में कैंसर को समझेंगे और इस प्रोडक्ट के बारे में एनाइन को इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड कैंसर। यहाँ पे दो तरह का सेल आपको दिखेगा। लेफ्ट साइड का जो सेल जिसके नीचे ग्रीन कलर से लिखा है नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है। ये सेल देखने में एक रेगुलर शेप में है। उसके बॉडी, उस सेल के अंदर में जो काला काला पार्ट है वो उसका न्यूक्लियस है। सो उसका न्यूक्लियस एक प्रॉपर रेशियो में है, कंपैरेटिवली छोटा है और एक ही न्यूक्लियस है। दूसरे साइड में जो रेड कलर का सेल आपको दिख रहा है, ये सेल के डीएनए में बदलाव हुआ, इस सेल के जीन्स में बदलाव हुए, जिसका कारण ये सेल बिगड़ गया और इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस हैं। इसके शेप रेगुलर नहीं है और डीएनए के अंदर जो क्रोमेटिन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो भी कोर्स है। इस फोटो से आप आसानी से समझ सकते हो जो अभी हमने डिस्कस किया है कि डीएनए में अगर डैमेज होता है तो उस डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन था, उस जीन के पास जो इन्फॉर्मेशन था, वो इन्फॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ेगी और उस इन्फॉर्मेशन को आगे ना बढ़ने से या फिर उस डीएनए के टूटने से, उस जीन की गड़बड़ी होने से उसको म्यूटेशन कहा जाता है। और म्यूटेशन से आपके बॉडी में खतरनाक चीजें पैदा हो सकती हैं या फिर बदलाव आएंगे। सो कैंसर होने का ये सारे कारण हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, तीन जीन हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। हार्मोनल चेंजेस, हॉर्मोन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करती हैं। हार्मोन से हमारा बॉडी की, एक हार्मोन होता है इंसान के ब्रेन में, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। ये छोटे बच्चों में ज्यादा पैदा होती है, ज्यादा रिलीज होती है और उससे इंसान का साइज बड़ा होता है। बच्चों में ये हार्मोन जब बच्चा सोता है दिन में तब रिलीज होती है, जब रात में जगता है तब रिलीज नहीं होता है। ये रीजन ही कहा जाता है कि बच्चों को दिन में सुलाएं ताकि उसका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो। कोई भी हार्मोन जो बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करती है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हो, ग्रोथ हार्मोन हो, इन हार्मोन्स में जब बदलाव आता है, आपकी कोई भी सेल की प्रोडक्शन हद से ज्यादा हो सकती है। एग्जाम्पल, इरेथ्रोपोइटिन किडनी से रिलीज होती है और वो ब्लड की सेल्स को बनाने का, सेल को बनाती हैं जो हड्डियों में मौजूद होती है, ऑस्टियोफाइट्स। अगर ये इरेथ्रोपोइटिन बहुत ज्यादा रिलीज हो तो बहुत ज्यादा ब्लड सेल बन सकते हैं और एक ब्लड कैंसर है जिसमें आपको कहा जाता है बोन मैरो के गड़बड़ी के कारण होता है। तीसरा कारण है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे हमने बात किया, उसके कारण डीएनए में बदलाव होंगे। एक डीएनए के पास इंफॉर्मेशन था, एग्जांपल लेते हैं, सही इंफॉर्मेशन था कि इसको 100 दिन जिंदा रहना है, वो इंफॉर्मेशन खराब हो गया और उसमें पता चला कि इंफॉर्मेशन बदल के ये बन गया कि इसको मरना ही नहीं है। तो अगला सेल जो बनेगा उसके पास भी इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि मुझे नहीं मरना है, क्योंकि हर सेल अपने मदर सेल का जेरोक्स होता है और उसके आगे वही इंफॉर्मेशन चला जाएगा। इस तरह से बदलाव आता है, इसको कहते हैं म्यूटेशन। इससे एक ट्यूमर बन सकता है। एक, पहले तो एक खराब सेल बनेगा, फिर वो खराब सेल अपने जैसा बहुत सारे खराब सेल को बनाएंगे, सेल का कॉलोनी बनेगा, उसको आप एक ट्यूमर कह सकते हैं और वो ट्यूमर आगे जाके कैंसर कर सकती है। ये कुछ ट्यूमर, कैंसर को समझने का कुछ हॉलमार्क्स हैं। पहला है कि ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेगा। मान लेते हैं कि एक नॉर्मल सेल, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सेल 48 घंटा या 24 घंटा में रिप्रोड्यूस होता है या फिर डुप्लीकेट होता है, अपने जैसा दूसरा सेल बनाता है। लेकिन कैंसर सेल उससे तेज रफ्तार में मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 दिन में कई गुना बार डिवाइड हो चुका होगा। जबकि हेल्दी सेल 1 या 2 दिन में एक बार डिवाइड होता है और अनहेल्दी कैंसर सेल एक दिन में भी 2-4 बार डिवाइड हो सकती है। जब बॉडी के किसी हिस्से में सेल मास ग्रोथ बढ़ेगा,
वहां पे ऑटोमेटिक ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। तो आप देखोगे ब्लड सप्लाई का मतलब उस एरिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की रिच ज्यादा होगी। जैसे आप जब एक्सरसाइज करते हैं, आप किसी भी पल्स को दबा के देखो, हार्ट बीट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको हर सेल को ऑक्सीजन और ग्लूकोज ज्यादा चाहिए। खाना खाने के बाद आपको नींद आती है, क्योंकि पूरा ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है डाइजेशन को इनहेंस करने के लिए। तो ब्लड में ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, हमें नींद आती है। उसी तरह से जहां में भी कैंसर सेल तेजी से ग्रो हो रही है, उस जगह में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को ज्यादा पहुंचाने के लिए वहां पे ब्लड वेसल ज्यादा एक्टिव हो जाती है, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाती है। कैंसर के सेल हमारे बॉडी के सेल्स के जैसा नॉर्मल सेल नहीं है। तो कैंसर के सेल को हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के सेल हमला करती हैं। कैंसर सेल पे हमारे इम्यून सिस्टम के सेल हमला करेंगे, लेकिन कैंसर सेल भी हमारे इम्यून सिस्टम पे हमला करती हैं। और ये इम्यून सिस्टम, क्योंकि जो कैंसर का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जैसे आपने देखा एक जीन है जो ट्यूमर को कंट्रोल करने के लिए काम करती है, और वहां में एक नेचुरल नेचुरल किलर सेल बनती है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है वो। नेचुरल किलर सेल हमारे इम्यून सिस्टम में होता है, वो ट्यूमर और कैंसर के सेल्स को मार देती है। तो कैंसर सेल भी उसको मारना शुरू करती है। कैंसर वाले एरिया में तेजी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंच जाती है, तो आपकी बॉडी के दूसरे सेल के पास न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है। और कैंसर के जो सेल्स हैं, आम भाषा में उसको आप राक्षस मान सकते हैं। आप उसको कितना भी खाना दो, कितना भी ग्लूकोज दो, कितना भी ऑक्सीजन दो, वो सब खा लेगा और वो ग्रो करेगा। उसको जितना खाना मिलेगा उतना तेजी से ग्रो करेगा। इसलिए मेडिकल साइंस और दूसरे स्टडीज कहती है, जब आप फास्टिंग करते हैं, स्टॉप करते हैं, आप जब खाना नहीं खाते लॉन्ग टाइम, तो बॉडी में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी होती है। और उस ग्लूकोज की कमी के कारण सबसे पहले कैंसर सेल्स मरने लगते हैं। बहुत सारे रिसर्च में ये देखा गया है कि रमजान का जो फास्टिंग होता है, क्योंकि वो अराउंड 10-12 आवर्स का बिल्कुल बिना पानी का भी फास्टिंग होता है, तो उसमें ग्लूकोज की डिप्लेशन सीवियर होती है। तो बॉडी में कैंसर सेल्स की नंबर बहुत तेजी से गिरता हुआ देखा गया है। आप भी जब फास्टिंग करते हैं, कोशिश करें बिना कार्बोहाइड्रेट, बिना शुगर का, ओनली विथ वाटर का फास्टिंग करें। और हफ्ते में 1-2 दिन करें, तो आपके बॉडी में बहुत सारे अच्छे बदलाव आ सकते हैं। एक प्रोसेस है सेल का जिसको कहा जाता है सेलुलर सेनेसेंस। आमतौर पे एक सेल एक स्पेसिफिक टाइम तक जिंदा रहेगा और उसके बाद वो मर जाएगा। लेकिन कुछ कुछ सेलों में ऐसा बदलाव आता है कि उसके डीएनए की इंफॉर्मेशन में बदलाव आता है, और वो सेल भूल जाता है कि उसको मरना था। वो मरना भूल जाता है, लेकिन वो अच्छा काम भी नहीं करता। आपके लिए प्रोटीन नहीं बनाएगा, अपने जैसा दूसरा अच्छा सेल नहीं बनाएगा, आपके बॉडी में कोई भी मदद नहीं करेगा। सिर्फ एक सेल का जगह को बंद करके रखता है, और आपको कोई मदद नहीं पहुंचाती है। इस तरह के सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं, और वो आगे जाकर अपने जैसा दूसरा कैंसर सेल ही बनाएगा। इसको कहा जाता है सेलुलर सेनेसेंस। ये अनकंट्रोल ग्रो होती हैं, और जेनेटिक चेंजेस धीरे 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 करके बहुत ज्यादा जमा होता है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण बॉडी में कैंसर होती है और ये बदलाव आते हैं। ये कैंसर के कैटेगरीज हैं। कैंसर को जनरली आप इजीली दो टाइप का मानते हैं। एक तो सॉलिड कैंसर, जहाँ पे सॉलिड टिश्यूज पे कैंसर होती है। एक है लिक्विड कैंसर, जहाँ पे लिक्विड टिश्यूज पे कैंसर होती है। सॉलिड कैंसर आपके स्किन, मसल, किसी भी ऑर्गन के लाइनिंग पे हो सकती है। लिक्विड कैंसर ब्लड और लिम्फ में हो सकती है। किसी भी ऑर्गन का जो ऊपर का सरफेस है, जैसे स्किन का टॉप लेयर, किसी भी ऑर्गन का ऊपर का जो सरफेस है, जैसे हमारे फूड पाइप है, खाद्य नली है, उसके अंदर, पाइप के अंदर का जो सरफेस है, तो भी आपका फूड पाइप का अंदर में ऊपर का सरफेस हो गया। जो विंड पाइप है, इसोफेगस है, जो ट्रैकिया है, इनके जो सरफेस हैं, ऐसे किसी भी सरफेस में किसी भी कवरिंग में अगर कैंसर होता है, उसको कार्सिनोमा कहा जाता है। ये एपिथेलियल सेल्स में होता है, टॉप लेयर ऑफ सेल्स में होती है, जैसे एपिडर्मिस में होगा। ये स्किन में होती है, बॉडी के कैविटीज में होती है, ऑर्गन्स में होती है, लाइनिंग पे होती है। दूसरा कैंसर है सरकोमा। ये हड्डियों में और सॉफ्ट टिश्यूज में होती है, लिगामेंट्स। तीसरा कैंसर है मायलोमा।
ये ब्लड के प्लाज्मा सेल्स में होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम के प्लाज्मा सेल, ये लिक्विड कैंसर आप इसको मान सकते हो, जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। चौथा कैंसर है लिकोमिया, जो बोन मेरो में पैदा होती है, बोन मेरो में गड़बड़ आती है और आपके बॉडी में अनलिमिटेड व्हाइट ब्लड सेल बन सकते हैं। एक और कैंसर है लिम्फोमा, जो बॉडी के किसी भी लिम्फेटिक पार्ट में हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे दो छोटे टॉन्सिल की नोड्यूल्स हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, नोड्स हैं, वहां में हो सकता है। लिम्फेटिक वेसल्स में हो सकते हैं, या फिर मिक्स टाइप ऑफ कैंसर, किसी को अलग अलग हिस्से में भी कैंसर हो सकता है। अगर आप ब्रॉडली देखें, ये कैंसर के और भी सब कैटेगरीज हैं। जैसे पहला फोटो में आपने देखा सबक्यूटेनस मेलानोमा, ये स्किन का टॉप सरफेस का कैंसर है। अबियल मेलानोमा, ये स्किन के, ये आंखों में आपको दिख रहा है, आंखों के अंदर टॉप लेयर में। सबक्यूटेनस मेलानोमा आपको स्किन के सरफेस में दिख रहा है। फियोक्रोमासाइटोमा एंड पैरागैंग्लियोमा, ये न्यूरॉन्स में होती हैं। हमारे लिवर और गोल ब्लैडर के जो कॉमन पाइप्स है उसमें होता है, तो हेपेटोबिलियरी। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गन में हो सकती हैं। हमारे किडनियों के ऊपर में एक छोटा सा ग्लैंड है, एड्रेनलिन ग्लैंड, उसमें हो सकता है। स्टोमक में हो सकता है, पैंक्रियाज में हो सकता है, किडनीज में हो सकते हैं। किडनी के जो ब्लड सप्लाई और किडनी के जो टिश्यूज है वहां पे हो सकता है। सो अलग अलग तरह का 100 से भी ज्यादा कैंसर केसेस आज तक देखा गया है। बॉडी के हर एक ऑर्गन में कैंसर होने का चांसेस हो सकते हैं, एक्सेप्ट फ्यू ऑर्गन्स। जिन सेल्स में डीएनए नहीं है, जिन सेलों में न्यूक्लियस नहीं है, उसमें कैंसर नहीं होती। जैसे हार्ट मसल, जैसे आपके रेड ब्लड सेल। कैंसर को स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है, और किस तरह से कैंसर एडवांस होती है, आगे बढ़ती है, और क्यों ये पूरे बॉडी में फैलती है। सबसे पहला स्टेज, आप लेफ्ट साइड के लिस्ट को देख सकते हैं। इस पहला स्टेज को कहा जाता है अर्ली स्टेज। दूसरे स्टेज को कहा जाता है लोकलाइज स्टेज। थर्ड स्टेज है रीजनल स्प्रेड, एंड फाइनली डिस्टेंस स्प्रेड, स्टेज 4। राइट साइड के ऊपर वाला फोटो को देखते हैं। ये कोई एक टिश्यू का ऊपर का लेयर है, कोई एक बॉडी का ऑर्गन का टॉप लेयर है। जैसे फूड पाइप का, हमारा खाद्य नली का अंदर का सरफेस मान लेते हैं, वहां में ये टॉप लेयर है, और उसके नीचे इस तरह से ब्लड सप्लाई है। एक सेल में डीएनए में चेंजेस हो गया। तीन तरह का जीन्स में बदलाव होता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा। किसी एक तरह का जीन में बदलाव आ गया, तो उसको कहा जाएगा सेल विद जेनेटिक म्यूटेशन, उसके डीएनए में बदलाव आ गया। जब यह बदलाव आ गया, वो सेल दिखने में थोड़ा सा अलग दिखेगा, उसको कहा जाता है हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया का मतलब है ऐसे सेल्स जो आसपास के सेल से दिखने में अलग हैं। आप देखोगे बाकी सारे सेल्स को पिंक कलर किया गया है, और जो हाइपरप्लेशिया है वो ग्रीन किया गया है। राइट साइड के ऊपर वाला फोटो, हाइपरप्लेशिया का मतलब है वो सेल जो आसपास के सेल से दिखने में अलग है। और हमने स्टार्टिंग में देखा था, कैंसर सेल्स दिखने में इरेगुलर शेप में है, उसमें मल्टीपल न्यूक्लियस हो सकता है, न्यूक्लियस बड़ा हो सकता है, कोर्स उसमें क्रोमेटिन्स होता है, और वो बहुत ज्यादा तादाद में होंगे। उसके बाद आएगा डिस्प्लेसिया, वो आपस में फैलने लगेंगे और आपस में बदलाव करने लगेंगे, वो आपस में अलग अलग शेप लेने लगेंगे। फिर वो सारा इकट्ठा होकर एक सैक के अंदर, आप मान सकते हैं एक छोटा सा पॉकेट बना लेंगे, और उस पॉकेट के अंदर जमा हो जाएगा, और उस पॉकेट को कहा जाएगा ट्यूमर। और ये इनसाइड लोकलाइज्ड कैंसर वहां पे फॉर्म हो गया। अब यहां से कैंसर सेल नजदीक के खून की नलियों के थ्रू से, या फिर लिम्फेटिक सिस्टम से बड़े आसानी से बॉडी के किसी भी हिस्से में पहुंच सकती है। नीचे वाला राइट साइड का फोटो देखिए, स्टेज 0, वहां पे एक सेल में जेनेटिक चेंजेस हुआ। स्टेज 1, वहां में जिस सेल में जेनेटिक चेंजेस हुआ वो मल्टीप्लाई करने लगा, और उसने अपने जैसा कई और सेल बना लिए। स्टेज 2, ये ट्यूमर बनने लगा धीरे धीरे, और आसपास में फैलने लगा। तो स्टेज 3 में ट्यूमर बन गया, और एक लोकलाइज जगह में ये कैंसर सेल दिखने लगे। स्टेज 4, ये कैंसर सेल
उस जगह से लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सिस्टम के माध्यम से बॉडी के किसी भी हिस्से में जा सकता है। और ये जो चौथा स्टेज है इसको मेटास्टेसिस कहा जाता है, यानी अभी ये कैंसर लोकलाइज नहीं है। से एग्जांपल कैंसर लिवर में जनरेट हुआ, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तीसरे स्टेज तक वो लिवर में ही रहा, लिवर में फैल गया। चौथे स्टेज में वो लिवर से कैंसर सेल निकल के लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सिस्टम से ब्रेन में भी जा सकता है, हार्ट हार्ट में नहीं, पैंक्रेज में जा सकता है, किडनी में जा सकता है, हड्डियों में जा सकता है, एड्रेनलिन ग्लैंड में जा सकता है, इंटेस्टाइन में जा सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जा सकता है, ब्रेस्ट में जा सकता है, कहीं में भी जा सकता है। यानी जब कैंसर चौथी स्टेज में होता है, आपने पता लगा ले यहाँ पे है, लेकिन हो सकता है 2 दिन बाद आपको ये नई जगह में भी दिखे। इसीलिए फोर्थ स्टेज के बाद या फिर फोर्थ स्टेज में ये बहुत ही मुश्किल होता है इसका कंट्रोल करना। ये कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने डॉक्यूमेंट में भी देखा और मैंने भी आपसे शेयर किया कि 30-40 साल पहले कहा जाता था कि 99 या फिर 90% से ज्यादा केसेस जो कैंसर के हैं वो स्मोकर्स हैं। ये 20 साल 30 साल पहले ऐसा होता था, लेकिन आज के टाइम में आप देखो कैंसर का 30 से 35% कारण है आपका खाना, 30 से 32% कारण है आपका टोबैको। यानी स्मोकिंग से ज्यादा खाने से ज्यादा कैंसर हो रही है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वायरस और इन्फेक्शन। चौथा रीजन है सेक्सुअल प्रैक्टिस। पांचवा रीजन है बहुत सारे अदर रीजंस, देन अल्कोहल, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन, देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, फैमिली हिस्ट्री, एसेट्रा एसेट्रा। आपके बढ़ती उम्र के साथ कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाती है। टोबैको के इस्तेमाल से, अल्कोहल से कैंसर के रिस्क बढ़ जाती है। अब ज्यादा अब जब बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, प्रोसेस फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, जो खाना मशीन से आई हैं जिसमें फाइबर कम है, जिसको प्रोसेस किया गया है, ऐसे खाने से भी कैंसर होती है। आज के खाने में कैलोरी वैल्यू ज़्यादा होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका ज़्यादा है, इससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है और ये कैंसर सेल के लिए बिल्कुल सही न्यूट्रिशन है। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से भी कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। एनवायरमेंटल और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री, बहुत सारे इन्फेक्शन, HPV, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, एड्स। फीमेल्स में एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोल के एक वायरस है, जिसके कारण ओवरियन पेल्विक कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा होते हैं फीमेल्स में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस वो चीज़ें हैं जो आपके बॉडी में कैंसर सेल की उत्पादन या फिर कैंसर सेल्स की संख्या को बढ़ाने में मदद करती है। ये कैंसर सेल्स का सबसे अच्छा दो दोस्त है, शुगर और मैदा। चीनी ग्लूकोज है और आपके बॉडी में जो कैंसर के सेल है वो राक्षस बैठा हुआ है, उसको बस खाना चाहिए। आप उसको जितना शुगर दोगे वो उतना मल्टीप्लाई करेगा। आप जितना स्टॉप करोगे, आप से आप पूरा दिन 24 घंटे का 6-7 घंटा बहुत मेहनत करते हो और आप एक वक्त का खाना अच्छे से खाते, दूसरे वक्त बहुत कम खाते हैं, यानी आपको हमेशा भूख थोड़ा सा रह जाता है और आपको शाम तक या रात तक बहुत ज्यादा थकावट होती है। ऐसे बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी जमा नहीं होगा और आपको कैंसर होने का चांसेस भी कम है। जो डेली मेहनत करने वाले मजदूर हैं, लेबर है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं होता है। लेकिन जो हमारी सब और या फिर अर्बन लाइफस्टाइल है, जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है, लेकिन हमारा फूड इनटेक कम नहीं हुआ, हम टाइम टू टाइम खाते रहते हैं, वजन बढ़ता है। हम टाइम टू टाइम कोई बाइट्स लेते हैं, चाय पीते हैं शुगर वाला। तो आज से एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं कि बिना चीनी वाला चाय कॉफी पिए, उससे आप कुछ चांसेस कम कर सकते हो फॉर कैंसर। तो चीनी और मैदा, मैदा बनाने का जो प्रोसेस है, आटे से मैदा जो बनता है या फिर कॉर्नफ्लोर से जो मैदा, मेज से जो मैदा बनता है, इसमें जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारी केमिकल स्टेप्स आती हैं और इस प्रोसेस में मैदा कैंसरस बन जाती है, कार्सिनोजन बन जाती है। सो ये दोनों चीजों से जितना हो सके बच के रहें। चीनी का रिप्लेसमेंट गुड़ नहीं हो सकता,
क्योंकि कोई भी ग्लूकोज वाला चीज कैंसर को फायदा देता है, तो हो सके तो मीठा बंद ही करें या फिर कम से कम लें। ये नॉर्मल सेल है और ये कैंसर सेल है, और ये तेजी से बढ़ता है। आप जैसे जैसे स्मोक करते हैं, बैड लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स को फॉलो करते हैं, वैसे वैसे कैंसर बढ़ने का चांस ज्यादा होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सारे चीजों के बारे में डिस्कस किया। डीएनए में डैमेज होना, और ये डैमेज लंबे टाइम में धीरे धीरे जमा होना, ये आगे जाके कैंसर कर सकती है। डीएनए जिस चीज में बंधी रहती है उसका नाम है क्रोमोसोम। इसके चार पूछे, एक्स टाइप का होता है क्रोमोसोम, ऐसे दिखता है। इसके चार पूछ होता है, ये पूछ धीरे धीरे डैमेज होती है, उसको टेलोमेयर कहा जाता है। और टेलोमेयर जब धीरे धीरे डैमेज होती है, छोटा होता है, उससे भी कैंसर हो सकती है। आपके बाहर के कोई भी फूड, न्यूट्रिशन, कोई भी लाइफस्टाइल, कोई भी हैबिट से जब डीएनए में चेंजेस आती है, तब भी कैंसर हो सकता है। और सेल जब मरना भूल जाता है और ये लंबे टाइम तक डिवाइड नहीं होता, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं। ग्लोबल कैन ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के हिसाब से 2020 में करीब करीब 2 करोड़ कैंसर के केसेस पाए गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डाटा देखा, उसमें करीब करीब 2 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था। सो पिछले 5 सालों में 30 30-40 लाख न्यू केसेस का इजाफा हुआ कैंसर, नंबर ऑफ कैंसर केसेस में ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड। हर साल लगभग 2 करोड़ कैंसर केसेस आते हैं, एंड इट्स अ वेरी बिग नंबर। और ये भी आपको दुख के साथ बताता हूँ, कैंसर के सबसे ज्यादा पेशेंट या फिर कैंसर के सबसे ज्यादा केसेस चाइना में है, उसके बाद अमेरिका में है, और उसके बाद भारतवर्ष में है। सो वी स्टैंड थर्ड इन द टॉप कैंसर पेशेंट्स इन द वर्ल्ड। डायबिटीज में हम पहले हैं, कैंसर में हम तीसरे में हैं, हार्ट की बीमारी में भी हम पहले हैं। सो हेल्थ वाइज देखें तो हमारा जो हेल्थ स्टेटस है बहुत ही खराब है। ग्लोबोकन के हिसाब से इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि 2020 से या फिर 2020 के मुकाबले जहां पे करीब 20 लाख कैंसर केसेस थे, 2040 तक ये करीब करीब 60 लाख होने वाली हैं। इस एवरी ईयर न्यू केसेस ऑफ कैंसर, सिर्फ 20 साल के डिफरेंस में ये 20 लाख से, सॉरी, नॉट 50 लैक्स बट 5.7 करोड़, सॉरी आई रिपीट माई डाटा। 2020 के मुकाबले 2040 में कैंसर की केसेस इंडिया में पर ईयर 20 लाख होने वाली हैं। ये 57% मुनाफा है, यानी करीब करीब 10 से 12 लाख के आसपास में केसेस रहे थे 2020 तक। इस वक्त हर साल लगभग 2-2.5 करोड़ की न्यू ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आती हैं। सो अराउंड 14 to 15 लैक्स ऑफ न्यू केसेस, 14 से 15 लाख नए केस कैंसर के हर साल रजिस्टर होती हैं। और 2040 तक ये 20 लाख के ऊपर जाएगी। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स अभी का है वो ये कहती है कि वो 20 से भी ज्यादा हो सकती है। और ये जो परसेंटेज इंक्रीज है ये करीब 60% अप्रोक्सीमेटली। 2022 में 14,61,000 न्यू केसेस आए। हर 9 में से एक इंसान को कैंसर होने का चांस है। हर 28 में से एक महिला को अपने लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है। सबसे कॉमन कैंसर लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, और बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन है ब्लड कैंसर और ब्रेन ट्यूमर। कैंसर के जो सिम्टम्स हैं, कैंसर के जो सिम्टम्स हैं बहुत कॉमन है। मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताना चाहूंगा। इतना कॉमन है कि लोग अक्सर उसको नजरअंदाज करते हैं। से बहुत फ्रीक्वेंटली और अक्सर आपको बुखार आना, अक्सर आपको खांसी रहना, बॉडी में किसी भी तरह का पेन होना, कमजोरी का एहसास होना, थकावट होना,
स्किन में कुछ चेंजेस दिखना, वजन कम होना, ये सारे जो कारण हैं, ये सारे जो लक्षण हैं, ये लक्षण अगर लंबे टाइम से है ये कैंसर हो सकता है। और ये सारे जो लक्षण हैं ये इतने मामूली हैं कि हर इंसान इसको इग्नोर करते हैं। अगर हमें थकावट होती है, लोग गलती से भी ये नहीं मानते कि कैंसर भी हो सकता है। लोग थायराइड मानते हैं, डायबिटीज मानते हैं, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी मानते हैं, स्ट्रेस मानते हैं। सो कैंसर के जो सिम्टम्स हैं मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। आपको फ्रीक्वेंटली बुखार होना, लंबे टाइम से खांसी रहना, थकावट होना, कमजोरी होना, वजन कम होना, स्किन में बदलाव दिखना और बॉडी में पेन रहना। अगर इसमें से कोई भी तीन चार लक्षण काफी टाइम से किसी के शरीर में भी हैं, आप एक बार कैंसर का ऐसे करा सकते हैं। सो कैंसर के सिम्टम मामूली होने के कारण और ये जानकारी ना होने के कारण हमारे देश में अक्सर कैंसर लेट डिटेक्ट होती हैं। जब ये थर्ड स्टेज में होती है और आपको पता चला कि आपको कैंसर हुआ है, तो बहुत बार ट्रीटमेंट शुरू करने तक ये फोर्थ स्टेज में पहुंच जाती हैं। ऐसा भी बहुत सारे केसेस हुआ कि किसी ने बॉडी में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इश्यू थी, कुछ डायग्नोसिस किया, पता चला कुछ भी नहीं है और अगले 6 महीने में फोर्थ स्टेज की कैंसर पाई गई है। ऐसा भी हुआ है कि कैंसर पहले स्टेज में था, डायग्नोसिस हुआ, ट्रीटमेंट चला और 1-2 महीने में ही चौथी स्टेज में पहुंच गई। यानी कैंसर की जो ग्रोथ रेट है आज के टाइम में बहुत रैपिड है, बहुत फास्ट है। और फास्ट होने का सारे लाइफस्टाइल और फूड हैबिट हमने अपना के रखा है। सो कैंसर का अर्ली डिटेक्शन ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। कैंसर के जो ट्रीटमेंट हैं, जो उसके थेरेपीज हैं, मैं आपको एक बार शेयर करूंगा। उसमें है कीमोथेरापी। आपको कोई खाने का मेडिसिन दिया जाएगा, इसके इफिकेसी तो है लेकिन 100% नहीं कह सकते। दूसरा है रेडिएशन। अब रेडिएशन से आप एक पर्टिकुलर जगह का इलाज तो करा सकते हो। एक पर्टिकुलर जगह में कैंसर फॉर्म हुआ, रेडिएशन से आपने वो सारे सेल्स को मार दिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आपने 100% मार दिया। और वो ब्लड से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट भी हो सकते हैं। तीसरा सॉल्यूशन है सर्जरी। आपने ऑपरेशन करके एक पर्टिकुलर हिस्से को काट दिया। जिसके बॉडी में एक जगह में कैंसर या ट्यूमर दिखा है, इसका मतलब है उसके बॉडी में सेल्स में म्यूटेशन हुआ है और कैंसर कहीं में भी दिख सकता है। तो इसका सही इलाज है इसका बचाव, इसका प्रिवेंशन, इसकी अवेयरनेस, इसके इंफॉर्मेशन। और ऐसे में एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट आपके सामने मैं पेश करता हूं, A9 ऑन्को। ये सेलुलर एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज करता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है और ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये तीन चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा जो सेल्स है उसके बहुत सारे काम हैं। कुछ काम वो अपने लिए करता है, कुछ काम ये बॉडी के लिए करता है। अपने लिए जो करता है वो है एनर्जी बनाना, अपने लिए रिक्वायर्ड चीजों को बनाना, अपने आप को जिंदा रखना और रिप्रोड्यूस करना। जो दूसरों के लिए करते हैं वो है प्रोटीन सिंथेसिस। आपके बॉडी के लिए कोई ना कोई प्रोटीन बना के देगा, उस टिश्यू को सपोर्ट देगा जिस टिश्यू में ये सेल मौजूद है। इम्यून सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, न्यूरॉन्स हो सकते हैं और इसके स्पेसिफिक फंक्शन हो सकते हैं। तो सेल में 24 घंटा बहुत सारे एक्टिविटी चलते रहती हैं। एनर्जी प्रोडक्शन करना, प्रोटीन बनाना, रिप्रोड्यूस करना, सेल डिवाइड करना, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना, अनवांटेड हार्मफुल चीजों को बॉडी से बाहर निकालना, ये सारा एक्टिविटी उसमें चलते रहता है। बहुत बार सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है जब ये कैंसर होना होता है, या फिर इसकी एक्टिविटी कम भी हो सकती है कि वक्त से पहले बूढ़ा हो गया है, वक्त से पहले कमजोर हो गया है, मरने वाला है, या फिर उसको जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है तो ये हाइपर एक्टिव हो गया है। ये दोनों केसेस को नॉर्मलाइज करेगा। बहुत ज्यादा एक्टिव है उसको भी नॉर्मलाइज करेगा, बहुत कमजोर है उसको भी नॉर्मलाइज करेगा। दूसरा फंक्शन है इम्यूनोमॉड्यूलेटर। इम्यूनोमॉड्यूलेशन का मतलब है हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा डिफेंस सिस्टम है। आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम का बहुत सारे फंक्शन है। ये फॉरेन पार्टिकल को अंदर आने नहीं देता, अगर वो अंदर आ गया उसको पकड़ के मार देगा। यानी कोई भी अननोन चीजें बॉडी में घुसती हैं, बॉडी उस पर सीधा हमला करती है।
और ये एक बहुत लंबा केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस है। बहुत बार इम्यून सिस्टम जब कमजोर होता है तो बॉडी में बैक्टीरिया वायरस घुसने के बावजूद भी ये बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं रहता, ये पूरा पूरा मार नहीं सकता। बहुत बार आपके इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर हो जाता है, बॉडी में दुश्मन नहीं घुसता है, हल्का फुल्का मामूली सा चीजें घुस के आती है। जैसे आपने सांस लिया, थोड़ा सा धूल मिट्टी गया होगा, थोड़ा सा पोलन गए होंगे, जो फूल का पोलन है, धूल मिट्टी गया है, सांस की नली में पहुंच गया, और सांस की नली में जो सेल्स है उसको पता चला दुश्मन घुसे, उस पर पूरा हमला कर दिया, म्यूकस रिलीज कर दिया, वहां में एंटीबॉडीज रिलीज कर दिए। इससे अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं। बहुत बार आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम का फंक्शन भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, उससे गलती हो जाती है, वो दुश्मन को पहचानने में नाकाम हो जाता है, और उसको लगता है आपका बॉडी ही आपका दुश्मन है, और वो बॉडी पे हमला कर देता है। उसको रिमोटिज्म कहते हैं, रिमोटेड आर्थराइटिस, रिमोटिक हार्ट डिजीज, रिमोटिक ऑटोइम्यून स्किन डिजीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो इसको कंट्रोल करता है। अगर आपकी इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, उसको भी नीचे लेके आएगा, नॉर्मलाइज करेगा। इसीलिए किसी भी एलर्जी में, ऑटोइम्यून डिजीज में आप एनाइन को सजेस्ट करें। ऑटोइम्यून डिजीज में एनाइन को आपको मदद करेगा, लेकिन एसबीटी से इसका उल्टा काम करेगा। सो ऑटोइम्यून डिजीज में एसबीटी से रेकमेंड ना करें, इम्यून सिस्टम को और ज्यादा एक्टिव करेगा। सो किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज जैसे रिमेटिक हार्ट डिजीज, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एलर्जी, स्किन डिजीज, एक्जिमा, सोरियासिस, किसी भी तरह का रिमेटिज्म आपके बॉडी में है, सिर्फ एनाइन को रेकमेंड करें। अगर इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है तब इसको ऑप्टिमाइज करेगा। साथ में एंटीऑक्सीडेंट, यानी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो खतरनाक टॉक्सिन्स बनते हैं, फ्री ऑर्गेनिक, फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, ये एसिड जैसा है, किसी भी चीज के साथ ये जुड़ के उसमें बदलाव ला सकता है। तो इस फ्री रेडिकल को भी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करेगी, वो है एंटीऑक्सीडेंट। चलिए थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि एनाइन ऑन्को में क्या क्या डाला गया है। नाइन का मतलब है इसमें तीन तीन करके 9 मॉलिक्यूल्स हैं। जी 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 का मतलब है गैनोडर्मा, ग्रेपसीड और ग्रीन टी। चाय हाईली एंटी कैंसर बेवरेज है। जो लोग ग्रीन टी पीते हैं, जो लोग बहुत सही तरीके से चाय पीते हैं, मिल्क टी सही चाय नहीं है एक्चुअली, ब्लैक टी और ग्रीन टी सही चाय है। क्योंकि चाय में जब हम दूध डालते हैं, चाय में एक टेनिन प्रेसिपिटेट हो जाती है और आप उसको पी लेते हो। सो ये जो जी 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 कॉम्प्लेक्स है, ग्रीन टी इज वेरी वेरी इफेक्टिव एंटी कैंसर एजेंट। आजकल ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल का एक्सट्रैक्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी डाला जाता है फॉर कैंसर रेमेडी। सो गैनोडर्मा एक बहुत ही मशहूर मशरूम है, जो सदियों से, हजारों सालों से ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में रहा है। इसमें भी हाईली वेरी हाई एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाए गए हैं, एंड ग्रेप्सिड ऑल्सो। ये एंटी ट्यूमर है, सेल के फंक्शंस को बेहतर करती है, हार्ट के फंक्शंस को बेहतर करती है। सो एनाइनोन को डायरेक्टली कैंसर सेल्स को नहीं मारती, बल्कि ये आपकी बॉडी की कैंसर सेल्स को मारने का, पकड़ने का, आइडेंटिफाई करने का कैपेसिटी को बढ़ा देती है। यानी इट हेल्प्स योर बॉडी टू फाइट, ये खुद फाइट नहीं करेगा। सो दिस इज ए वेरी नेचुरल वे, आपकी बॉडी की क्षमता को बढ़ा देती है। और बॉडी इस तरह से जब कैंसर को फाइट करेगा, इसके इम्यून सिस्टम इसको याद भी रखता है। हमने एक्टिव एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स डाला है नेचुरल, क्यूरकुमिन C3, लाइकोपिन, बायोप्रिन। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स भी इसमें डाला गया, बेसिल, जिंजर, मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन है, ये भी एक तरह का सुपर रिच न्यूट्रिशन वाला खाना है। तुलसी आप सब जानते हैं। सो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। ये डाइजेशन, इम्यून फंक्शन और स्किन हेल्थ को अच्छा रखता है। क्लिनिकल स्टडीज कहती है जो मशरूम है गैनोडर्मा, ये एंटी कैंसर है, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में, बहुत सारे नेचुरल मेडिसिन सिस्टम में यूज हुआ है, जिससे हर तरह का कैंसर को कम करने में इसको असरदार देखा गया है। ग्रेप सीड के बहुत सारे स्टडीज ये बताती हैं कि इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं,
और ये कैंसर की जो रीजेनरेशन है, प्रोपगेशन है, उसको कंट्रोल करती है, कैंसर को बढ़ने नहीं देती है। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन ये एंटी ट्यूमर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी शो करती हैं। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन में ये भी देखा गया है कि कैंसर का रिस्क यानी कैंसर को प्रिवेंट करती है और कैंसर की प्रोलिफरेशन यानी इसके स्प्रेड को भी रोकता है। लाइकोपिन जो टमाटर में भी होता है, उसमें भी एंटी कैंसर एंटी ट्यूमर बेनिफिट्स, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी देखा गया है। इस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ सपोर्टिव प्रोडक्ट भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। किसी को भी ट्यूमर या कैंसर अगर पता चलता है तो पहला प्रोडक्ट ऑफ चॉइस है A9 ओंको। उसके साथ एक मल्टीविटामिन, ताकि आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, सारे सेल्स फुल फंक्शनली कैंसर को फाइट करें। इसमें एवरीडे वन स्वीट 18 अमेजिंग 40 आप रेकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जिस भी पार्ट में कैंसर हुआ है उसका प्रोडक्ट। अगर लंग्स में हुआ तो लंग्स प्यूर, लिवर में हुआ तो लिवर वन, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में हुआ तो आप लिवर वन दे सकते हैं। किसी भी पार्ट में कैंसर होता है तो आप वो वाला स्पेसिफिक प्रोडक्ट रेकमेंड करें। कुछ चीजों का सेवन कैंसर के लिए सही नहीं है, हो सके तो उनके अवॉइड करें, जैसे शुगर, रिफाइंड ऑयल, सोडा, फ्राइड फूड, स्मोकिंग एंड अल्कोहल। कुछ चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करने से, कुछ चीजों को ज्यादा कंज्यूम करने से कैंसर कंट्रोल में रहेगा। लेफ्ट वाले चीजों को कम लेना है, राइट वाले चीजों को ज्यादा लेना है। बहुत ज्यादा पानी पीना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल लेना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग 36 to 60 आवर्स। ऑटोफेजी का मतलब है प्रोग्राम डेथ। प्रोग्राम डेथ का मतलब है आपने जानबूझ के खाना पीना कम किया तो कैंसर सेल्स ऑटोमेटिक मर जाएंगे। कैंसर सेल, कमजोर सेल, बीमार सेल, वो ऑटोमेटिक मर जाएंगे। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और सही मात्रा में सोना। जितना हो सके बाहर का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, पैक फूड को अवॉइड करें। एंटी कैंसर फूड में से कुछ फूड्स यहाँ पे आपने फोटो में देखा, वेजिटेबल्स, गार्लिक, बेरीज, टोमेटो, नट्स एंड टर्मरिक। सपोर्टिव प्रोडक्ट है कैल्शियम, ओमेगा, टर्मरिक, एसबीटीसी और एनएन ओंको। सो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर एंड इट्स रेमेडी। कोई सवाल है तो आप लोग